माँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि नहीं करनी है मुझे किसी और से शादी। मैं सिर्फ और सिर्फ राधा से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। आखिर तुझे हमारी कोई भी बात समझ में क्यों नहीं आती है? ये बात तू अच्छे से समझ ले कि वो लड़की सिर्फ और सिर्फ तेरे पैसों की वजह से तुझसे शादी करना चाहती है। ऐसी ऐसी बहुत लड़कियों को देखा है मैंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर। प्लीज बस कर दो माँ, मैं अब राधा के बारे में ऐसी एक और बात भी नहीं सुन सकता। नहीं सुननी तो मत सुन, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। अगले हफ्ते तुझे लड़की वाले देखने को आ रहे हैं। मैं वहीं पर तेरा रिश्ता पक्का करूंगी, चाहे तुझे मंजूर हो या ना हो। दिनेश को अपनी माँ की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो इन्हें बिना कुछ कहे ही वहां से चला जाता है। वो जानता था कि उसके घर वाले इस शादी के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे, इसीलिए वो राधा से कोर्ट मैरिज करके उसे अपने घर ले आता है। तुझे क्या लगता है, तूने हमारे खिलाफ जाकर इस लड़की से कोर्ट मैरिज कर ली तो हम इसे अपने घर की बहू मान लेंगे? तूने इस लड़की से शादी करके हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। जानता भी है कितनी बदनामी हुई है सब रिश्तेदार में हमारी। इस लड़की ने सिर्फ और सिर्फ तुझसे पैसों के लिए शादी की है और तू इतना बड़ा गधा है कि तुझे ये बात समझ नहीं आ रही। प्लीज अब आप बस कर दीजिए पापा, बहुत हो गया। मैं राधा के खिलाफ एक और शब्द भी नहीं सुनना चाहता। अगर नहीं सुनना चाहता तो अभी के अभी से लेकर यहाँ से चला जा। वैसे भी अब इस जायदाद में तेरा कोई हिस्सा नहीं है। यह सब आप क्या कह रहे हैं? मैं इतने सालों से आपके साथ बिजनेस में मेहनत कर रहा हूँ और आपने एक झटके में मुझे जायदाद से बेदखल कर दिया। ऐसा करने के लिए तो तूने ही मुझे मजबूर किया है ना। हमारी पसंद से शादी की होती तो आज ये सारी जायदाद तेरी होती। अब ले इसे और निकल जाए यहाँ से। जायदाद से बेदखल होने के बाद दिनेश राधा को लेकर अपने घर से आ जाता है। दिनेश के पापा उसके साथ अपनी जॉइंट अकाउंट को भी सीज करवा देते हैं। दिनेश अपनी पर्सनल अकाउंट में जो थोड़े बहुत पैसे रखता था, अब उसके पास सिर्फ उतने ही पैसे थे, जिन पैसों से उसने शहर के पास रहने के लिए किराए पर एक घर ले लिया और वहीं पास में एक ऑफिस में जॉब करने लगा। दोनों का गुजारा ठीक तरह से चल रहा था कि तभी कंपनी में पार्टनर्स के झगड़े के कारण कंपनी बंद हो गई और वहां पर काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज की जॉब चली गई। पहले हमारे ऊपर कम मुसीबत थी, जो अब मेरी जॉब भी चली गई। कोई बात नहीं दिनेश जी, आप इस तरह परेशान मत होइए। एक कंपनी बंद हो गई तो क्या हुआ, आपको किसी दूसरी कंपनी में जॉब मिल जाएगी। अगले दिन दिनेश इंटरव्यू देने के लिए कंपनी में जाता है। उसे उस कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाती है। वो ये खुशखबरी सुनाने के लिए राधा को कॉल करता है। हेलो राधा, नई कंपनी में मेरी जॉब लग गई और यहाँ पर तो पिछली कंपनी से भी अच्छी सैलरी मिल रही है मुझे। राधा से बात करते करते दिनेश का ध्यान रास्ते से हट जाता है और सामने से आ रही तेज स्पीड गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है। हेलो हेलो दिनेश जी, ये कैसी आवाज थी? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? राधा कई बार दिनेश के पास कॉल बैक करती है, लेकिन उसे कॉल का कोई भी जवाब नहीं मिलता। तभी कुछ देर बाद उसके फोन पर दिनेश का कॉल आता है। हेलो दिनेश जी, क्या आप मिस्टर दिनेश की वाइफ हैं? जी हाँ, लेकिन दिनेश कहाँ है और आप कौन है? मैं हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। जितनी जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल आ जाइए। दिनेश के एक्सीडेंट की बात सुनकर राधा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत ही दौड़ती भागती हुई अस्पताल जाती है। देखिए, एक्सीडेंट की वजह से इन्हें गहरी चोट लग गई है, इसलिए इन्हें कम से कम 6 महीने तक बेड रेस्ट पे रहना पड़ेगा। राधा दिनेश को लेकर घर आ जाती है, लेकिन दिनेश के मन में पैसों की टेंशन ही चलती रहती है। ये क्या हो गया मेरे साथ यार। एक तो मम्मी पापा ने हमें घर से निकाल दिया, अच्छी खासी जॉब चली गई, नई जॉब मिली तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरे पास जितनी सेविंग्स है उनसे से ज्यादा 2-3 महीने का रेंट और खाना पीना ही कर सकते हैं। अरे, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो दिनेश जी? अगर जरूरत पड़ी तो मैं कोई ना कोई काम कर लूंगी। जरूरी थोड़ी है कि घर का खर्च चलाने के लिए सिर्फ पति ही पैसे कमाए। लेकिन राधा, आजकल कंपनीज जॉब के लिए हाई क्वालिफिकेशन मांगती है। तुमने तो पैसों की कमी की वजह से अपनी 12वीं की पढ़ाई भी पूरी नहीं की। आप अभी आराम कीजिए, काम के बारे में मैं कुछ सोच लूंगी। ये लीजिए, अपनी दवाई खा लीजिए। राधा दिनेश को तो दवाई देकर सुला देती है, लेकिन अपने मन में पैसों की टेंशन लेकर घूमने लगती है और वो यही सोचती रहती है कि ऐसा क्या काम करे जिससे वो घर के खर्चे को अच्छे से संभाल पाए। तभी उसके पास उसकी बहन ज्योति का फोन आता है। अरे कैसी हो ज्योति, बहुत दिनों बाद फोन किया। और तुम
तुम भी कभी मेरे पास फोन नहीं करती, इसीलिए सोचा कि मैं ही तुम्हारे पास फोन कर लूं। कैसी हो और मेरे प्यारे जीजा जी कैसे हैं? राधा ज्योति को दिनेश के एक्सीडेंट की बात बताती है और अपनी सभी परेशानियां उससे बांट लेती है। तभी ज्योति कहती है, तुम पर एक साथ इतनी मुसीबत आन पड़ी और तुमने मुझे एक बार भी फोन करना जरूरी नहीं समझा। ऐसा नहीं है ज्योति, लेकिन अभी तो मैं इसीलिए परेशान हूँ कि घर के लिए पैसे कैसे कमाऊं। मुझे तो कोई अच्छी कंपनी में नौकरी भी नहीं देगा। अरे तो किसी के यहाँ काम करने की क्यों सोच रही है? तुम्हें याद है शादी से पहले तुम जब मोमोज बनाती थी तो वो सबको कितनी पसंद आती थी। सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाते थे। तुम अपना मोमोज का ठेला क्यों नहीं खोल लेती? अरे ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। अच्छा हुआ जो तूने मुझे फोन किया। मैं दिनेश जी से इस बारे में बात करूंगी। राधा दिनेश से इस बारे में बात करती है तो पहले तो दिनेश उसे मोमोज का ठेला लगाने से मना कर देता है, लेकिन राधा के बहुत समझाने के बाद वो ऐसा करने के लिए मान जाता है। राधा अपनी शादी में मिले सोने के कंगनों को गिरवी रखकर अपना एक मोमोज का ठेला खोलती है और अगले ही दिन बाजार में अपना नया मोमोज का ठेला लगा लेती है। मोमोज ले लो, मोमोज, गर्मा गर्म टेस्टी मोमोज। एक बार खाओगे तो इन मोमोज के स्वाद को भुला नहीं पाओगे। आओ भैया आओ, आओ दीदी आओ। राधा की आवाज सुनकर आसपास से गुजर रहे लोगों का ध्यान उस पर जाता है और उसके ठेले के पास लोगों की भीड़ लग जाती है। दीदी, एक प्लेट मोमोज लगा दीजिए। राधा मोमोज की एक प्लेट बनाकर तीखी लाल चटनी और मेयोनीज के साथ ग्राहक को खाने के लिए देती है। लगता है आपने आज ही यहाँ पर अपना मोमोज का ठेला लगाया है। पहले कभी देखा नहीं आपको यहाँ। हाँ भैया, आज यहाँ काम का मेरा पहला ही दिन है। वैसे आपने मोमोज बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं दीदी, खाकर मजा आ गया। हाँ दीदी, और मोमोज के साथ ये लाल चटनी तो आपने बहुत ही मजेदार और चटाकेदार बनाई है। देखना आपका काम कुछ ही दिनों में बहुत अच्छा चलने लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। काम के पहले ही दिन मोमोज बेचकर राधा की ठीक ठाक कमाई हो जाती है। वो ठेला लेकर घर आती है, फिर थोड़ी देर बैठकर दिनेश से अपने काम की बात करने लगती है। पूरा दिन काम करने के बाद थके होने के कारण वो दिनेश और अपने लिए खाना बनाती है। फिर दिनेश को खाना खिलाकर उसे उसकी दवाई खिलाती है। तभी दिनेश उसकी ओर देखते हुए उससे कहता है, काश भगवान तुम जैसी पत्नी हर किसी को दे। मेरे मुश्किल समय में तुम जिस तरह मेरा ख्याल रख रही हो, ये देखकर तो मुझे तुमसे और ज्यादा प्यार हो गया है। क्या अभी बस कीजिए मेरी तारीफ करना, ये तो मेरा फर्ज है। कुछ महान काम नहीं किया है मैंने। अभी दवाई ली है ना आपने, चलिए आराम से लेट जाइए और सो जाइए। अब राधा हर रोज बाजार जाकर मोमोज बेचती, दिनेश का भी पूरा ध्यान रखती। लगभग 5 से 6 महीने में ही उसका मोमोज का ठेला बहुत अच्छा चलने लगा और वो हर महीने मोमोज बेचकर 70 से 80 हजार रुपए कमाने लगी। दिनेश की तबीयत भी अब पहले से काफी बेहतर हो गई थी। तभी एक दिन दिनेश के माता पिता को उसके एक दोस्त के जरिए दिनेश के हुए एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। दिनेश के एक्सीडेंट की बात सुनकर उसके माता पिता बहुत घबरा गए और वो उसके दोस्त से उसका एड्रेस लेकर तुरंत ही उससे मिलने जा पहुंचे। बेटा, तेरी ऐसी हालत हो गई और तूने हमें एक फोन तक नहीं किया। अगर नीरज ने हमें ये सब बताया नहीं होता तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता। ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। उसकी वजह से ही हमें अपने बेटे को घर से निकालना पड़ा ताकि उसकी असलियत तेरे सामने आ जाए। तेरे मुश्किल समय में छोड़कर चली गई ना वो तुझे। चल बेटा, अब तो हमारे साथ घर चल। नहीं पापा, मेरी बात सुनिए। दिनेश जी, आपकी जो दवाइयाँ खत्म हो गई थी वो मैं आपके लिए ले आई हूँ। अरे मम्मी जी, पापा जी, आप यहाँ। प्रणाम, माफ कीजिए, मैंने आपको देखा नहीं। पता होता कि आप आने वाले हैं तो मैं जल्दी घर आ जाती। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। राधा को वहां देखकर वो दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी राधा उनके लिए चाय नाश्ता बनाने किचन में चली जाती है। ये लड़की तेरे साथ? हाँ माँ, मैं तुम्हें तब से यही तो बताने की कोशिश कर रहा था। दिनेश अपने मम्मी पापा को सारी बात बताता है तो उसके मम्मी पापा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो राधा के पास जाकर उसके साथ किए गए बर्ताव के लिए उससे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो बेटा, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? आप प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए। मुझे कभी भी आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। आप प्लीज ज्यादा मत सोचिए। अब कौशल्या और योगेश्वर अपनी की हुई गलतियों को सुधारते हैं। वो अपने बहू बेटी को वापस अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। कुछ दिनों बाद दिनेश की तबीयत भी अब बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन ठीक होने के बाद अब वो कोई भी जॉब नहीं करता।
बल्कि राधा के लिए मोमोज का एक रेस्टोरेंट खोलता है, जहां वो राधा के साथ मिलकर उस मोमोज रेस्टोरेंट को संभालता है। राधा के प्यार से वो अपनी सास ससुर का दिल जीत लेती है और सभी परिवार वालों के साथ एक ही घर में खुशी खुशी रहने लगती है। मेघपुर नाम के एक गांव में विमला नाम की एक औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। एक जानलेवा बीमारी के चलते कुछ समय पहले उसके पति का निधन हो गया था, जिस कारण उसकी सास शकुंतला हर समय उसे अपने बेटे की मौत का कारण बताकर उसे हमेशा कोसती रहती थी। अरे न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं तुझे अपनी घर की बहू बनाकर लाई थी। तेरे आते ही मेरा स्वर्ग सा सुंदर घर नरक बन गया। तेरे आते ही पहले तो श्याम के पिताजी चल बसे और अब तो तू मेरे बेटे को भी खा गई। अगर तू इस घर में रही तो पूरे परिवार का सत्यानाश कर देगी। मनहूस कहीं की, अभी के अभी निकल जा मेरे घर से और दोबारा कभी भी इस घर में पाँव मत रखियो, वरना मुझे अगर तू कहीं भी यहाँ आसपास भी नजर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल जा यहाँ से। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? आपके अलावा अब इस दुनिया में हमारा है ही कौन? आप ही बताइए, इस लाचारी में मैं अपने बच्चों को यहाँ से कहाँ लेकर जाऊंगी? वो सब कुछ मैं नहीं जानती। अपनी बेटी को ले और अभी के अभी निकल जा यहाँ से। लेकिन दादी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। आप प्लीज मम्मी को और मुझे मत निकालिए घर से। हमें प्लीज अपने पास रहने दीजिए दादी। हाँ माँ जी, आप तो जानती हैं कि मुन्ना अभी कितना छोटा है और मैं पिंकी और मुन्ने को लेकर कैसे अकेली इस बेदर्द दुनिया का सामना करूंगी। हम पर थोड़ा तो रहम कीजिए माँ जी। देखो तो दोनों माँ बेटी की जुबान कैसे कैची की तरह चलती है। और तुझे किसने कहा मैं मुन्ने को तुझे दे दूंगी? मुन्ना तो मेरे पास ही रहेगा। अपने घर के वारिस पर तो मैं तुझ जैसी मनूस का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। इतना कहकर शकुंतला विमला और पिंकी को घर से धक्के मारकर निकाल देती है और उनके पास पैसे न होने के कारण दोनों माँ बेटी भूखी प्यासी यूं ही रास्ते पर भटकती रहती हैं। माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मैंने तो कल से कुछ भी नहीं खाया है। तू चिंता मत कर बेटा, मैं कुछ करती हूँ। इतना कहकर विमला पिंकी को लेकर वहां पास वाले एक ढाबे पर जाती है और ढाबे वाले से कहती है, भैया मेरी बच्ची भूखी है, उसने कल से कुछ भी नहीं खाया है। अगर आप मेरी बेटी को खाना खिला देंगे ना तो आपका बहुत उपकार होगा। खाना तो तुम्हारी बेटी को खिला दूंगा, लेकिन ये बताओ खाने के पैसे चुकाने के लिए तुम्हारे पास पैसे है भी या नहीं? भैया मेरे पास पैसे तो नहीं है। अगर आप मेरी बेटी को खाना खिला देंगे ना तो मैं बदले में आपके ढाबे के सारे बर्तन साफ कर दूंगी और सारे ढाबे की सफाई भी कर दूंगी। ना जाने तुम्हारे जैसे दिन में कितने लोग आते हैं। अगर मैं हर किसी को बर्तन साफ करने के बदले मुफ्त में खाना बांटने लगा ना तो थोड़े ही दिनों में मुझे अपना ढाबा ही बंद करना पड़ जाएगा। तुम जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। पैसे है तो ठीक है, वरना जाओ यहाँ से। अपनी बेटी को खाना खिलाने के लिए विमला बहुत लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता और भूख के कारण उसकी बेटी पिंकी बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। पिंकी बेटा क्या हुआ तुम्हें? बेटा उठो, उठो बेटा। अपनी बेटी को होश में लाने के लिए विमला पास की दुकान से पानी मांगने जाती है, लेकिन पैसे न होने के कारण वो दुकान वाला उसे पानी भी नहीं देता। तभी एक भला आदमी वहां आता है और विमला की मजबूरी देखकर एक पानी की बोतल खरीद कर उसे देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। उस आदमी का धन्यवाद कर विमला अपनी बेटी के पास जाती है और उसके चेहरे पर पानी की छींटे मारती है और कुछ ही देर में उसकी बेटी होश में आ जाती है। तभी वो भला आदमी विमला के पास आता है और उससे कहता है, बहन जी देखने में तो आप अच्छे घर से लग रही हो, तो फिर आप इस तरह लाचारी से रास्ते पर भला क्यों भटक रही हैं? बस क्या बताऊं भैया, जब किसी पर दुखों का पहाड़ टूटता है तो एक ही पल में उसका सब कुछ छिन जाता है। पहले तो भगवान ने मुझसे मेरे पति को छीन लिया और अब मेरी सासू माँ ने मुझे मनहूस कहकर मुझे और बेटी को घर से निकाल दिया। अब ना तो हम दोनों के पास रहने का कोई ठिकाना है और ना ही खाना खाने को पैसे। न जाने बिना घर और पैसों के हम कैसे अपना गुजारा करेंगे।
आप चिंता मत कीजिए बहन जी, भगवान जब हमारे लिए एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता जरूर खोलता है। मैं एक संस्था चलाता हूँ जहाँ आप जैसी ही बहनें रहती हैं। आप मेरे साथ वहाँ चलिए, आप और आपकी बेटी वहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। उस आदमी की बात सुनकर विमला बहुत खुश होती है और भगवान का धन्यवाद करती है और अपनी बेटी को लेकर संस्था में चली जाती है। और उसके जैसी बहुत सारी वहां पर औरतें होती हैं। विमला और पिंकी कुछ ही दिनों में उन सभी के साथ घुल मिल जाती हैं और विमला उन सभी औरतों के साथ छोटा मोटा काम करके अपने खर्चे के पैसे भी कमा लेती है और पिंकी को संस्था के द्वारा खोले गए स्कूल में दाखिला भी दिलवा देती है। वहां पर एक औरत बिमला से कहती है, अरे बिमला बहन, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अगर तुम मेरे लिए कप चाय बना दोगी ना तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी, आप बैठिए, मैं बस अभी आप सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। विमला अब रसोई में चाय बनाने जाती है और सबके लिए लौंग, इलायची, अदरक और तुलसी वाली कड़क चाय बनाकर लाती है, जिसे पीकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें विमला की हाथ की चाय का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह विमला बहन, तुमने चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। इतनी स्वादिष्ट चाय तो मैंने आज तक कभी नहीं पी। ऐसा क्या डाला है तुमने इस चाय में? पीकर आनंद ही आ गया। हाँ विमला दीदी, आपके हाथ की चाय तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। आपको तो बाजार में चाय की एक दुकान खोलनी चाहिए। सच कहती हूँ, लोग अगर एक बार आपके हाथ की चाय पी लेंगे ना तो बार बार आपकी दुकान पर चाय पीने आएंगे। उन सब की बातें सुनकर विमला के मन में चाय की दुकान खोलने का विचार आता है और वो उन सबको कहती है, वैसे कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं। मैं भी चाहती हूँ कि कुछ अच्छा सा काम करके अपनी और पिंकी के लिए अच्छे खासे पैसे जोड़ सकूं। अगर मैंने बाजार में चाय की दुकान खोली तो शायद मेरी आमदनी भी अच्छी हो जाएगी और मुझे अपनी पिंकी के भविष्य के लिए पैसों की भी चिंता नहीं रहेगी। मैंने ना आप सबके साथ काम करके कुछ पैसे बचाए हैं। मैं उन्हीं पैसों से बाजार में अपनी चाय का एक ठेला खोल लूंगी। विमला की बात सुन के सभी औरतें बहुत खुश होती हैं और विमला अपनी बचत के पैसों से कुछ ही दिनों में बाजार में एक चाय का ठेला खोल लेती है। लेकिन नया ठेला होने के कारण कोई भी पहले दिन उसके ठेले पर नहीं आता, जिससे वो परेशान हो जाती है। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वो अपने ठेले के बाहर एक चाय के साथ एक चाय फ्री का पोस्टर लगा देती है, जिसे देखकर धीरे धीरे उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे वाह बहन जी, क्या स्वादिष्ट चाय बनाई है आपने। ऐसा स्वाद तो बचपन में जब मेरी माँ चाय बनाया करती थी तब आया करता था, वरना आजकल मिलावट वाले दूध की चाय में तो कोई स्वाद ही नहीं रहता। हाँ भैया, मैंने बिल्कुल शुद्ध दूध का इस्तेमाल करके ये चाय बनाई है, इसलिए इसका स्वाद इतना अच्छा है। पहले ही दिन लोगों को विमला के हाथ की चाय बहुत पसंद आती है और बाजार के सभी लोग विमला की दुकान से ही चाय खरीद कर पीने लगते हैं और देखते ही देखते उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है और कुछ ही दिनों में वो बाजार में विमला चाय वाली के नाम से मशहूर हो जाती है। यूं ही समय बीतता जाता है। पिंकी भी अब बड़ी हो जाती है और पिंकी को आगे की पढ़ाई करने के लिए वो शहर भेज देती है और पिंकी भी खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई पूरी करती है और कुछ ही सालों में एक बहुत अच्छी डॉक्टर बन जाती है, जिसे देखकर विमला को अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता है और वो अपनी बेटी से कहती है, पहले तो सब लोग मुझे विमला चाय वाली के नाम से जानते थे, लेकिन अब मुझे पिंकी डॉक्टर की माँ कहकर बुलाते हैं। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है बेटा। माँ, तुमने इतनी मेहनत करके मुझे इस लायक बनाया है। अब मेरा फर्ज है कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूं। मैंने तुम्हारे लिए एक नया घर खरीदा है। अब तुम ये सब काम छोड़कर मेरे साथ हमारे नए घर में चलो और आराम करो। बेटा, मैं तेरे साथ हमारे नए घर में जरूर चलूंगी, लेकिन मैं हर रोज यहाँ चाय बेचने जरूर आऊंगी, क्योंकि जिस काम ने मुझे इतना सब कुछ दिया है उसे मैं अपनी आखिरी सांस तक कभी काम को नहीं छोड़ूंगी। अच्छा ठीक है माँ, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हारे फैसले में कोई दखल अंदाजी नहीं करूंगी, लेकिन तुम अभी भी मेरे साथ हमारे नए घर में चलो। इतना कहकर पिंकी विमला को अपने नए घर में ले जाती है और अपने नए घर को देखकर विमले का खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो भावुक होकर अपनी बेटी को सीने से लगा लेती है। अब विमला हर रोज की तरह ही बाजार में अपनी चाय बेचने जाती है
और पिंकी गांव में ही अपनी माँ विमला के नाम से एक अस्पताल खोलती है, जहां वो गरीबों का इलाज मुफ्त में करती है, जिसे देखकर विमला को उस पर और भी ज्यादा गर्व होता है। तभी एक दिन एक लड़का और बूढ़ी औरत उसका इलाज करवाने के लिए अस्पताल में आता है। अरे, इनके शरीर में तो बहुत ज्यादा कमजोरी है। लगता है ये अपना ध्यान ठीक से नहीं रखती और ना ही समय से खाती पीती हैं। हमें इसी वक्त इन्हें एडमिट करना होगा और इनके शरीर में खून की भी बहुत कमी है। हमें अर्जेंटली इन्हें खून भी चढ़ाना होगा, लेकिन हमारे पास इनके ब्लड ग्रुप से मैच करता ब्लड अभी अवेलेबल नहीं है। क्या आपका ब्लड ग्रुप इनसे मैच करता है? जी नहीं डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड ग्रुप तो मेरी दादी से मैच नहीं करता। आप प्लीज कोशिश कीजिए, शायद आपको कहीं ना कहीं से इनके मैच का ब्लड ग्रुप मिल जाए। अच्छा ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। मेरी माँ का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, इसलिए वो आपकी दादी को ब्लड डोनेट कर सकती हैं। मैं भी अभी अपनी माँ को यहाँ बुलाती हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, दादी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, ठीक है? लेकिन डॉक्टर मैडम, मेरे पास मेरी दीदी के इलाज के लिए ज्यादा पैसे नहीं है। अरे, आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हमारे लिए पैसों से बढ़कर किसी की जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है। इतना कहकर पिंकी अपनी माँ को फोन करके हॉस्पिटल बुला लेती है और विमला की मदद से आज उस बूढ़ी औरत की जान बच जाती है। जब उस बूढ़ी औरत को होश आता है तो विमला अपनी बेटी के साथ उस बूढ़ी औरत से मिलने जाती है। उस औरत को देखकर तो विमला के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी सास शकुंतला होती है। और वो कोई और लड़का नहीं बल्कि उसी का बेटा होता है, जिसे उसकी सास ने अपने पास रख लिया था। माँ जी, आप? विमला मेरी बहू। हाँ माँ जी, मैं विमला आपकी बहू और पिंकी आपकी पोती। देखिए, आज आपकी पोती डॉक्टर बन गई है। क्या कहा बहू? और ये डॉक्टर आपकी पोती? ये सब क्या हो रहा है दादी? आपने तो कहा था कि एक सड़क दुर्घटना में मेरी माँ और मेरी दीदी का निधन हो गया था, तो फिर अब ये दोनों कौन है? आपको आपकी बहू और पोती बता रही है? उन सब की बातें सुनकर शकुंतला की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो अपने पोते को सब कुछ सच बताती हैं, जिसे सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगता है और जाकर अपनी माँ और बहन को गले से लिपट जाता है और सभी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी दिनेश अपनी दादी से कहता है, यह आपने क्या किया दादी? आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। आपको मालूम भी है मैं किस तरह पूरी जिंदगी अपनी माँ और बहन के प्यार के लिए तरसता रहा, रातों में अकेले रोता रहा। आपने मेरे साथ और इन दोनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। कोई बात नहीं बेटा, वो हम सबसे बड़ी हैं। अगर उनसे भूल हो गई तो कोई बात नहीं, भगवान को हमें मिलाना था। देखो, आज हम सब एक साथ हैं। आप दोनों हमारे साथ चलिए, अब हम और एक दूसरे के बिना दूर नहीं रह सकते। विमला की बात सुनकर सभी की आंखों से खुशी के आंसू आ जाते हैं। शकुंतला अपनी की गई गलती के लिए उन सबसे माफी मांगती है और सभी बड़ा दिल रखकर उसे माफ भी कर देते हैं और हमेशा खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।